हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 5 रिवीजन टेस्ट के वीडियोज खत्म कर दिए हैं और ये आपका 6th टेस्ट सीरीज का वीडियो चल रहा है। तो अब तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड नॉट ओनली क्लैरिटी, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और क्या कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाया जा सकता है, जहाँ पर लागू होता है वहाँ पर तो आप देखेंगे सफल भी होता है। तो चलिए टेस्ट नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 20 टेस्ट सीरीज के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। लिंक मिल जाएगा, गूगल लिंक, क्लिक करिए, सॉल्व करिए एंड अपने स्कोर चेक करिए। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर। आपके ऑप्शन है कैलाश नाथ टेम्पल एट कांची, बी राजाराज टेम्पल थंजावुर, सी जगन्नाथ टेम्पल पुरी, डी कैलाश टेम्पल एलोरा। ये ऑप्शन मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि वो तो आपको मार्क करना है अगर आपको पता नहीं है तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। एंड थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल का मतलब ये होता है कि कोई पहाड़ होगा, बड़ा सा रॉक होगा और उसको काट कर मंदिर बनाए गए होंगे, दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक। ओके, उसमें कोई अलग से कुछ जोड़ा नहीं गया होगा, सीखरा या मंडपा उसी पहाड़ या रॉक से कट करके बनाया गया होगा और पहले ऐसे ही बनाया जाता था। अब ना आपके पास सीखरा के लिए अलग से तैयार किया गया, मंडपा अलग से तैयार किया गया, पिलर तैयार किया गया अलग से, वो सब कुछ होता है, पहले नहीं होता था। कहाँ पर है ये कैलाश टेम्पल एलोरा? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर कुछ और केव्स मौजूद हैं। एलोरा केव्स तो एक है और एक और केव है, क्या आप हमें नाम बता सकते हैं? ऐसे करके आप रिवाइज करिए। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज yielded a short inscription written in हड़प्पन स्क्रिप्ट with use alphabet। मतलब ये जो आपके आईवीसी साइट्स हैं, हड़प्पन साइट्स है, वहां पर एक शॉर्ट इंस्क्रिप्शन मिला है और वहां जो इंस्क्रिप्शन है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखा है। तो वो कहाँ पर मिला है? तो होप यू गॉट द आंसर। ढोलबीरा में। ढोलबीरा कहाँ है? गुजरात। और ढोलबीरा जो है वो एक और फेमस आईवीसी इनोवेशन के लिए फेमस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इनोवेशन के लिए। वो क्या है आप हमें बताइए। क्या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। कालीबंगन में क्या मिला? बनवाली में क्या मिला? मोहनजोदारो किस लिए फेमस है? कुछ आप जरूर सोचिए इस पर। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Consider the following statement regarding Sher Shah administration. Statement 1, Sher Shah Empire were divided into 47 सरकार। 47 सरकार में डिवाइडेड था। एम्पायर मतलब समझ रहे हो, जो एरिया जो कंट्रोल करता था, और सरकार मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मत लेना आप, ये जो है टेरिटोरियल यूनिट आप लेना, टेरिटरी लेना, ठीक है। एम्पायर वेयर डिवाइडेड इनटू 47 सरकार। चीफ सरकार सिकदार, लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग करते थे ये शायद, एंड चीफ मुंसिफ दैट was representing judge were two officials in charge of administration in each सरकार। स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। each सरकार was divided into several parangana, which of the following is correct। तो सोचो कि आपने पढ़ा है शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और फेमस उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2। यहाँ पर आप समझिए कि ये जो आपके ऑफिशियल्स हैं, चीफ सर सिकदार, ये लॉ एंड ऑर्डर को संभालते थे। और जो चीफ मुंशिप है, मुंशिप जो जज हुआ करते थे, जैसे आज के समय में जज है ना, जो केसेस हैंडल करते हैं, उस समय उन्हें चीफ मुंशिप कहा जाता था। ठीक है। और जो भी शेर शाह सूरी का एम्पायर था उसको 47 सरकार में बांटा हुआ था। जैसे आप समझ लीजिए कि आज पूरा भारत है, उसको हमने स्टेट में बांटा है, और स्टेट में के अंदर भी जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में बांटे हैं। तो फिर सबसे टॉप पर हो गया सरकार, ठीक है, सबसे टॉप पर हो गया आपका टेरिटरी, फिर 47 सरकार, फिर आपका नीचे आ गया प्रांगना, यहाँ दिया है ना, राइट। तो ऐसे करके आप समझ लीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आप देखो, ऑप्शन ए आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श, बी खाकसार पार्टी अलामा मशरिकी, स्टेटमेंट सी कृषक प्रजा पार्टी अब्दुल हक, ऑप्शन डी खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। प्लीज इंश्योर, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, लेकिन चारों में से एक तो आपको दिख गया होगा कि भाई खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान तो सही है। तो फिर गलत कौन सा है? तो गलत है आपका ऑप्शन सी कृषक प्रजा पार्टी। इट वाज नॉट लेड बाय अब्दुल हक
बट किसके द्वारा लीड किया गया था? ए के फजलुल हक, याद रखिएगा, ए के फजलुल हक 1936 में, इफ आई एम करेक्ट। और इनको शेरे बंगाल भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ बंगाल। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस नेम। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों यानी ओपन लेटर्स ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे? तो किसने क्रिटिक किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का? यहाँ आपके ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, याद रखना, इकोनॉमिक क्रिटिक। वैसे ये एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक में मेंशन है, इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में। ऑप्शन ए है आपका एमजी राणा डे, बी है जीवी जोशी, सी है आरसी दत्त, डी है लाला लाजपत राय। तो द राइट आंसर इज आरसी दत्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और इकोनॉमिक क्रिटिक का नाम आप हमें बताइए, क्या दादा भाई नौरोजी आपको याद आ रहे हैं? क्या उनका बुक याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो आपकी तैयारी कंठस्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय, ऑप्शन ए जिंक, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी लीड। ये वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए? आंसर है आपका जिंक। वैसे गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो हमारा मोर रिएक्टिव कोई मटेरियल है, मेटल है, तो उसको हम लेयरिंग कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स या मटेरियल से, सो दैट जंग ना लगे, तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन आप देखो एटमॉस्फेयर में रखते हो तो इजीली जंग लग जाता है, तो उसको हम जिंक के मटेरियल से कोटिंग कर देते हैं ताकि जंग ना लगे और लंबे समय तक चले, ठीक है। तो राइट आंसर इज जिंक। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। दी माचिस टिप्स आर लोडेड विथ, माचिस की तीली का टिप पर क्या लगा होता है? देखिए, जब आप माचिस बॉक्स को देखते हैं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो माचिस की डिब्बी और माचिस की तीली, ऐसे कुछ करके होती है। तो जब डब्बे पर आप देखोगे तो इस पर कुछ लेयर लगा रहता है और माचिस की तीली के हेड पर भी कुछ चीजें लगी रहती हैं, ठीक है। तो माचिस की तीली की टिप पर क्या लगी रहती है? यहाँ पर, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसका राइट आंसर है रेड फास्फोरस, ठीक है। वैसे कुछ कुछ जगह पर आपको इस आंसर्स में ड्यूअलिटी देखने को मिलेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पर ये जो आपका माचिस का ऊपर का जो लेयर मैंने बताया डिब्बे का, यहाँ बोला जाता है कि ये रेड फास्फोरस से होता है, और जो माचिस की तीली है वो पोटासियम क्लोरेट से बना होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन आप टिक मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द रॉयल वाटर विच कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इज मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, काफी मतलब नॉन क्वेश्चन है ये। एक्वारीजिया के बारे में आपने सुना होगा, एक्वारीजिया को ही तो रॉयल वाटर कहा जाता है, उसमें गोल्ड और प्लेटिनम भी डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसका रेशियो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 1:3 मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, उसके बाद बी में देखिए 3:1, सी में देखिए 1:3 कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड HCl, एंड डी में 3:1:1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका राइट आंसर बेसिकली ए है, 1:HNO3 एंड 3:HCl बनाता है आपका एक्वारीजिया, दैट इज रॉयल वाटर, ठीक, याद रखिएगा। Coming to question number 9, which variety of coal can be used to recognize the traces of plant material from which it is formed? मतलब जो कोल बन के आता है वो तो प्लांट से ही बनते हैं, ये आपको पता होगा। तो आखिरकार वो कौन से प्लांट से बने हैं, तो उसको ट्रेस करने के लिए किस टाइप का कोल जो है यूज किया जाता है मेनली? ऑप्शन है आपका बिटुमिनस, बी है लिग्नाइट, सी है एंथ्रासाइट और डी है पीट। आप बताओ क्या होगा? बिटुमिनस और एंथ्रासाइट नहीं होंगे, क्योंकि भाई ये तो एडवांस लेयर ऑफ कोल फॉर्मेशन में चला गया ना, उससे पहले जो होगा कोल वही तो ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप देखिए, तो इसका आंसर पीट होगा, क्योंकि पीट लो क्वालिटी ऑफ द कोल, इसमें मॉइस्चर मौजूद ही रहते हैं, ठीक है, तो पीट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आंसर के हिसाब से तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा होता है वाटर वेपर, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। वाटर वेपर होगा, तब जाके होगा CO2, तब जाके होगा मीथेन, तब जाके होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप शायद लाफिंग गैस भी कहते हैं, और उसके बाद होगा O3 ओजोन, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस।
यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन। स्टेटमेंट 2, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री टूल्स रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप बताओ ये है क्या कॉलिंग अटेंशन मोशन? पहले तो आप राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर इसका ए है, ओनली वन। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट पर। कॉलिंग अटेंशन मोशन, नाम से क्लियर हो रहा है भाई, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला मैटर है तो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लाओ। पार्लियामेंट में इसे लाने के लिए नोटिस भी देना पड़ता है, एडवांस नोटिस। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडियन इनोवेशन है, राइट, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। 1954 से इसकी शुरुआत हो गई थी और ये मोशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में मेंशन है। हालांकि 0 आवर ये इंडियन इनोवेशन नहीं है, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। द एस्टिमेट कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथाई कमेटी। स्टेटमेंट 2, द राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमेटी। दोनों में से कौन सा सही है? आई थिंक इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा और मैंने पॉलिटी के क्लास में भी इसे करवाया है, करने के लिए आपको बोला भी है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। एस्टिमेट्स कमेटी इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी अवेलेबल हैविंग सिंगल हाउस मेंबरशिप। कहने का मतलब ये है कि इस कमेटी में 30 टोटल मेंबर है और 30 के 30 लोकसभा से हैं, राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जहां तक पार्लियामेंट्री कमेटी की बात आती है, ये रिकमेंडरी ही होता है, एडवाइजरी होता है। ठीक है, इसके जो भी फैसले आएंगे उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार लागू करे या पार्लियामेंट को मानना ही पड़े, नॉट नेसेसरी। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी बजट प्रपोजल्स लाए जा रहे हैं और उसमें जो एस्टिमेट्स बताई गई हैं उसको वेरीफाई करना कि भाई ठीक है, जो बताया गया है प्रपोजल में किसके लिए इतना खर्चा होगा उतना खर्चा होगा, वो सही है कि नहीं, या बढ़ा चढ़ा कर लाया गया है, तो ये करता है एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, और पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, आप हमें एक दो नाम बताइए, उसके मेंबर्स बताइए। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट बताओ कि एस्टिमेट्स कमेटी को चेयर कौन करता है, हु इज द चेयर पर्सन? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अ स्पेशल पावर फॉर मणिपुर अंडर विच आर्टिकल? मणिपुर को स्पेशल पावर कौन से आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 371A, 371B, 371C एंड 371D। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो फिर आपको नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। तो द राइट आंसर इज आर्टिकल 371C। और ये जो आर्टिकल सब दिए हैं बाकी, इसको आपको पढ़ना है कि ये कौन कौन से स्टेट से डील करता है, कुछ स्पेशल पावर्स देता है। वैसे मणिपुर के साथ बॉर्डर करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, आप हमें बता सकते हैं क्या? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट टोडा ट्राइब इज फाउंड? ट्राइबल क्वेश्चंस तो बीपीएससी का फेवरेट है, तो उसको प्रिपेयर करके जाइएगा। तो बात हो रही है यहाँ पर टोडा ट्राइब की, तो ऑप्शन ए झारखंड में है, या मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है, या तमिलनाडु। टोडा से तमिलनाडु याद रखिए, हम खत्म आपका। ठीक है, वैसे आप हमें बताइए कि जो गैरो खासी जेनितिया ट्राइब वो कौन से राज्य में मिलते हैं? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, मैच द लिस्ट 1 विच लिस्ट 2। यहाँ पर आपको एक तरफ वाटरफॉल है और दूसरी तरफ कौन से स्टेट में ये वाटरफॉल है उसकी बात में मैचिंग पूछ रहा है। तो दूधसागर वाटरफॉल, बरकना वाटरफॉल, खंडाधार वाटरफॉल और पलानी वाटरफॉल, आप बताओ क्या करेक्ट होगा? दूधसागर तो आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। कहाँ पर है दूधसागर? गोवा में। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया तो 2 ऑप्शन आपका गया। उसके बाद देखिए खंडाधर वाटरफॉल, हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, बट इसका जो राइट लोकेशन है वो है ओडिशा। इसको याद रखने के लिए ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, उदयगिरी खंडगिरी केव्स आपने सुना होगा ना, खंडाधर से वैसे याद रख सकते हैं। ठीक, फिर बरकना का क्या होगा? बरकना का होगा आपका कर्नाटका। ओके, कना से कर्नाटका याद कर लीजिए। और पलानी का होगा हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर ये होगा। ओके, वैसे एक बात आप हमें बताओ कि दूध सागर वाटरफॉल कौन से रिवर पर है? हाईएस्ट वाटरफॉल भारत का कौन सा है? लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? और वर्ल्ड में हाईएस्ट वाटरफॉल और वर्ल्ड में लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड द लीचिंग प्रोसेस इज वेरी इंटेंसिव एंड क्विक। लीचिंग को हिंदी में अप अपक्षालन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लीचिंग कौन से रीजन में होगी? मॉइस्ट ट्रॉपिकल, कोल्ड क्लाइमेट, ड्राई ट्रॉपिकल, मिड लैटिट्यूड, नॉट अटेम्प्टेड। भाई लीचिंग वहीं पर होगी ना ज्यादा, जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी फ्लो कर रहा है, बरसात हो रही है। क्योंकि लीचिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी मिनरल्स मटेरियल सॉइल के ऊपरी परत पर हैं वो सब नीचे चले जाएंगे, या सॉइल के बीचों में भी है तो भी वो नीचे चले जाएंगे। वो तभी होगा जब ऊपर से कुछ चीजें नीचे आ रही होंगी। तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन। मॉइस्ट शब्द ही है आपका बरसाती क्षेत्र। ठीक है, तो राइट आंसर मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन द वर्ल्ड विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर आर वेल डेवलप्ड इन विच रीजन? मॉनसून रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, मैराइन वेस्ट कोस्ट एरियाज। राइट, तो आई नो कि इसका आंसर अगर आपको देना है तो पता होना चाहिए कि ये सब टर्म्स का क्या मतलब है। विटिकल्चर मतलब ग्रेप्स से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, शराब बनाया जाता है, वो विटिकल्चर हुआ। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी या खेतीबाड़ी, वो होता है हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब ये जो सिल्क है, कोकून से उससे जो सिल्क क्लॉथ्स बनाए जाते हैं वो सेरिकल्चर है। तो फॉर श्योर कि हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर तो मानसून में भी मिल जाते हैं, जैसे इंडिया में आप देख लो। लेकिन विटिकल्चर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मेडिटेरेनियन का है, तो दैट्स वाई ये मेडिटेरेनियन हो जाएगा। राइट, बाकी हॉर्टिकल्चर सेरिकल्चर वहां पर भी होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल? मैंने आपको बिहार स्पेशल के क्लासेस में पढ़ाया है कि नेपाल के साथ बिहार की 7 डिस्ट्रिक्ट साझा करती है। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, थोड़ा सा रिकॉल करिए आप। क्या वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है कि नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सा मैच कर रहा है सर? ए सी डी तो मैच कर रहा है, तो क्या नहीं होगा? पूर्णिया नहीं होगा। जस्ट सिंपल। उसी प्रकार से आप आइडेंटिफाई करो यूपी के साथ और झारखंड के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 19 है और इसके लेफ्ट वाला एक लेवल एडवांस ही चलता है मेरे ख्याल से। विच सेंचुरी इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन बिहार? सेंचुरी मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? क्या वो कैमूर है, या भीमबंध है, या वाल्मीकि है, या संजय गांधी उद्यान है? अब तो आंसर आपके सामने होगा। कैमूर है, कैमूर। ठीक है, और इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार का? आप हमें बताओ। और आप कुछ लिंक कर पा रहे हो? राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। रांची प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप पेनीप्लेन, अपलिफ्टेड पेनीप्लेन, डाउनवर्ड पेनीप्लेन और इंसिपिटेंट पेनीप्लेन। अब इसमें थोड़ा कंसेप्ट है जो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पेनीप्लेन होता क्या है? पेनीप्लेन होता है, जैसे आप देखो कि कोई भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है या फिर लैंडफॉर्म जो अपलिफ्टेड है, जिसका हाइट है, मतलब आपके प्लेन एरिया से ऊपर कुछ लैंडफॉर्म है, चाहे वो प्लेट्यूज हो चाहे वो माउंटेन्स हो। माउंटेन्स आप मान लीजिए, तो धीरे धीरे इरोड करते 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 वो एक प्लेन की तरह बन जाता है। ठीक है, प्लेन की तरह बन जाता है क्योंकि इरोड होता है ना, पानी के कारण, हवा के कारण, रिवर के कारण। तो धीरे धीरे वो प्लेन एरियाज बनने लग जाता है, ये सब मटेरियल हट जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पेनी प्लेन। लेकिन जब बात करते हैं रांची प्लेट्यू की, ये एग्जांपल है अपलिफ्टेड पेनी प्लेन का। क्योंकि यहाँ पर रिवर ने इरोड करके पेनी प्लेन तो बना दिया था, लेकिन क्या था कि अर्थक्वेक या इंडोजीनियस फोर्सेस पहले के समय में यहाँ एक्टिवेट थे, तो फिर से इस एरिया में अपलिफ्टमेंट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपलिफ्टेड पेनी प्लेन। ज्योग्राफी का काफ़ी डीप कंसेप्ट है ये, जो खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो जो ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनके पास होगा वो समझ रहे होंगे इस बात को या मेरी भावनाओं को। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच हिमालयन रेंज फॉर्म्ड लेटर? वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ आप, ग्रेट हिमालयज होगा या मिडिल हिमालयज होगा या शिवालिक या जस्कर, क्या होगा? आंसर आ गया होगा, शिवालिक होगा। कैसे भाई? सबसे पहले कौन सा होगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालयज में कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, है ना। उसके बाद कौन बना था? उसके बाद ग्रेट हिमालयज बना था। उसके बाद कौन बना? उसके बाद शिवालिक बना। तो शिवालिक सबसे बाद में बना, तो राइट आंसर इज शिवालिक। ठीक है, अब हमें बताओ सिपकिला पास कौन से माउंटेन रेंज पर है, और जोजिला पास कौन से माउंटेन रेंज पर है? ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, जो कि थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है देखने में, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मुझे मालूम हो रहा है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च्ड गवर्नमेंट एप्स एंड पोर्टल्स। स्टेटमेंट 1, द प्रशस्त 2.0 ऐप
was developed by NCERT to identify early stage disabilities among school children. Statement 2. The Smile Beggary Survey mobile application launched by Ministry of Home Affairs. Statement 3. The E-Saram Sathi mobile application was launched on 30 April 2026 by the Chief Minister of Chhattisgarh. Statement 4. The Khua Rail app designed to disseminate disaster information was launched by Manipur State Government. तो आप बताओ क्या सही होगा? थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएंगे। आई मीन मैं तो चलो फास्ट पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा होगा, 2-3 बार पढ़ा होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ेंगे भाई उसको समय लगेगा, राइट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 एंड 3, ठीक है? 1 एंड 3 है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, होम अफेयर्स के द्वारा नहीं। और ये जो खुआ रेल ऐप है ये मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, मणिपुर स्टेट के द्वारा नहीं, ठीक है? हालांकि ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आनंद आ रहा है। मैं आनंद की बात क्या है, आपको सीखना है और याद रखना है फैक्ट्स को, और कुछ कुछ जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखकर, और कुछ जो आप मिसिंग कर रहे हो उसको याद करिए। अब ये है मैथ्स का क्वेश्चन एंड आई एम लीविंग इट फॉर यू। आराम से पढ़िए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, ठीक है? 24 भी मैथ्स का क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जो कि करंट अफेयर्स वाला है। ये तो मान के चलिए कि आपको रट के ही जाना है, एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं। स्टेटमेंट 1. The summit was recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at Bharat Mandapam, New Delhi. It is talking about India AI Impact Summit 2026. Statement 2. The theme of this summit was Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai, that is welfare of for all, happiness for all. तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? ये अगर नहीं आया तो मतलब आपका जो तैयारी है वो गड़बड़ है। तो थोड़ा सा सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए। यस, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों सही है। चलो आप, जब आपने ये सही जवाब दे दिया है तो बताओ कि मानव विजन जो दिया गया था मोदी जी के द्वारा यहाँ पर क्या है, ठीक? और इस प्रकार से आपका टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन समाप्त होता है। आप हमें बताइए कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, और कितने आपके स्कोर बन रहे हैं, और कहाँ-कहाँ आप गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। आइडेंटिफाई योर वीकनेस, यू हैव अगेन सम टाइम, पे अच्छा खासा दिन है, रिवाइज करिए, क्योंकि जो चीज़ें आ रही है क्वेश्चन में और जो आपके नोट्स में हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत होने का मतलब ये है कि आप अपने कंपटीटर को मौका दे रहे हैं, राइट? तो थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन।